Video sponsored by VT Deckers Jodhpur. Call 9024984224. साथ वाले लड़के थे तो एक दो जनों ने आत्महत्या भी की थी। आत्महत्या की थी तो वो मेरे घर वाले भी बोल रहे थे कि तुम ऐसा कदम मत उठा लेना। ये अग्निवीर का जो रास्ता है ये मेरे हिसाब से गलत में है, क्योंकि सर जब हम तैयारी करते थे तो यहाँ पर मेरे साथ में 30 35 40 लड़के आते थे तैयारी करने के लिए। आज मेरे को 1.5 2 साल हो गए यहाँ पे ये टीके पे खुले हुए, लेकिन यहाँ पे एक बंदा भी दौड़ने के लिए नहीं आता। कबड्डी खेलूंगा, कबड्डी खेल के मैं प्रो कबड्डी तो पक्का खेलूंगा। कभी बोलता है पेपर लीक हो गया, कभी बोलता है ये हो गया, भर्ती कैंसिल हो गई, कभी एग्जाम बोलता है कि भर्ती पेंडिंग में चल रही है, कभी बोलता है कोर्ट में चल रही है। ऐसा करके ये 10 साल गुजार दिए। पिताजी भी जैसे उन्होंने सुना और उनको भी एक आघात जरूर लगा था। धीरे धीरे वो बता नहीं रहे थे, लेकिन अंदर से वो पूरे टूट चुके थे और इनके पिताजी के उनका भी देहांत हो गया। अभी आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो क्या है सर, अब करना तो पड़ता ही है, अपने परिवार के लिए भी कुछ करना ही पड़ता है, अपने लिए कुछ करना पड़ता है। ये कानून लागू कर दिया है, ये तो सरकार की मनमानी है, सिर्फ तानाशाही चलती है यहाँ पर। तो बहुत मेहनत की थी मैंने और मेरा वहाँ पे स्टेट लेवल में चयन हो गया था, तो वहाँ से मेरे को नेशनल का सर्टिफिकेट मिल गया था। मेरे को फौज एक ऐसी चीज है जो इसमें कोई पॉइंट भी नहीं है कि इस पर राजनीति करें। बरसात का मौसम था, ग्राउंड पूरा गीला था और जगह जगह गड्ढे थे, पानी का भराव था, चिकनी मिट्टी थी वहाँ पे। और सुबह सुबह लगभग नाइट में 2:30 बजे हम वहाँ पे बाड़ाबंदी में गए थे। तो ये भाव कब पैदा हुआ आपका आर्मी में भाव जाने तो का? सर मैं 8वीं में पढ़ता था ना, तो मेरे गुरु कहता था तुम यार यहाँ पर भी अच्छा खेलते हो, रनिंग तेरी अच्छी हाइट भी है, ठीक हाइट है, ठीक बॉडी भी है, ठीक बॉडी है। ठीक है बोल के तुम फौज में पक्का लगेगा। हम्म। तब से मेरा दिमाग यही हो गया कि अब तो बस जाना तो बस आर्मी में जाना है। आप जब दिन भर काम करते हैं और फिर आप घर आते हैं, घर आने के बाद में थके हुए होते हैं और जब आप भोजन करने के लिए बैठते हैं, आपके सामने थाली परोसी जाती है, उसमें से आप एक खाने का जो निवाला लेकर के आप मुंह में डालते हैं और इतने में कोई व्यक्ति आता है जो आपका मुंह पकड़ करके आपका निवाला बाहर निकाल लेता है। फिर कैसी गुजरती होगी आपके ऊपर? ऐसी ही एक कहानी है जो हम आपके साथ आज साझा करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और अंततः उनको सफलता भी मिली, लेकिन अंतिम समय में उनसे वो सफलता है वापस छीन ली गई। और ये जो सफलता छीनने का काम किया, ये उनके जो जीवन की जो रोजी रोटी थी, ये छीनने का काम किया, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक फैसले की वजह से हुआ। उनका एक ऐसा फैसला आया जिससे एक हंसी खुशी खिले हुए परिवार है, उसके चेहरे पे मायूसी छाई और उनका जो सपना था वो सपना टूट गया। ऐसी कहानी आज हम लेके आए हैं और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, इसमें कोई भी काल्पनिक नहीं है। हमारे साथ में राजस्थान के नागौर जिले के एक क्षेत्र है छोटी काटू, वहां से हमारे साथ में सुखाराम जी फरडोला है। ये इनकी वास्तविक कहानी है और हमने सोशल मीडिया पे इनकी जब कहानी पढ़ी तो हमने सोचा कि हम उनसे मिलकर आते हैं, वाकई इसमें सच्चाई है या सिर्फ दिखावा। लेकिन जब हमने यहाँ आके हमने देखा, इनके रिकॉर्ड चेक किए, सारी चीजें हमने देखी, तो हमें पता चला ये बिल्कुल वास्तविक कहानी है। तो हम सुखाराम जी से वो सारी घटना क्या हुई थी, किस तरह उनके जो जीवन पे है इस तरह की जो विपदा आई और किस तरह इन्होंने संघर्ष किया, क्या हुआ था इनके साथ में, प्रधानमंत्री मोदी का वो कौन सा फैसला था जिसकी वजह से इनको टूटना पड़ा आंतरिक रूप से। तो सुखाराम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी कहानी जानी थी और पहला दफे तो हमने ये सोचा होगा कि बस सिर्फ ये एक सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी स्टंट होगा। फिर हमने उस पर काफ़ी रिसर्च किया, हमारी टीम ने रिसर्च किया, फिर हमने पता किया यहाँ पे, तो पता चला कि कहानी बिल्कुल सच्ची है। तो हम आपसे मिलने के लिए आए और हमने कल ही सुखाराम जी से कांटेक्ट किया और आज हम इनके घर पे आए हुए हैं, यहाँ पे इनके खुद के आवास पे बैठे हैं अभी और चर्चा कर रहे हैं। तो सुखाराम जी, आप तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई आपने छोड़ दी, जी सर। अब आप अपना खुद का धंधा कर रहे हैं। जी सर। तो मैं आपके साथ में जो घटना घटित हुई है, आपका जो सपना था कि मैं भारतीय सेना में रहूं और आपने वो सपना लगभग पूरा भी कर पूरा लिया, किया सर। लेकिन अचानक कुछ फैसले ऐसे हुए जिनकी वजह से आपको उस सपने से हाथ धोना पड़ा। बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपकी इस कहानी की शुरुआत वहां से करना चाहता हूँ जहां से आपने शिक्षा शुरू की
और आपको जिस तरीके से आपका परिवार तुकाराम जी का परिवार है मीडियम परिवार है, ज़्यादा हम मान के चले तो आर्थिक रूप से भी इतना समर्थ नहीं है। नहीं। तो आपका जो परिवार का जो बैकग्राउंड किस तरह का रहा, पिताजी माताजी क्या करते थे? पिताजी माताजी सिर्फ कृषि का काम करते थे सर। कृषि का वो भी ज़्यादा नहीं काम था। कृषि का ज़्यादा काम तो वो हो जाता है कि ट्यूबवेल है और है, वो तो हमारे पास थी नहीं। बारिश का पानी से खेती करते थे, जो भी हो जाता था तो ठीक, नहीं तो ठीक, ऐसे ही। खरीफ की फसल वाला ही काम था, रबी खरीफ वाला का नहीं था। नहीं था। फिर आप जब आप स्टडी कर रहे थे तो आपने सरकारी विद्यालय से स्टडी करी या? सर क्या है कि 10वीं क्लास तक तो मैंने प्राइवेट स्कूल में की थी। फिर फीस का इतना जुगाड़ नहीं था तो फिर मैंने गवर्नमेंट में दाखिला करा लिया। गवर्नमेंट में दाखिला कराने के बाद मेरे को खेल में काफ़ी रुचि थी, भाग दौड़ में और में काफ़ी रुचि थी। तो मैंने वहाँ से 11वीं स्कूल थी हमारे छोटी खाटू में। 11वीं स्कूल से मैं भाग दौड़ करके वहाँ से खेलना प्रारंभ किया और वहाँ से भी बच्चों को काफ़ी इकट्ठा करके हम खेलते थे और मैंने अपने जीवन में कबड्डी को चॉइस किया। अच्छा, आप कबड्डी के प्लेयर भी बने हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, कबड्डी का चॉइस किया और मैंने वहाँ से भी 12वीं क्लास में जब आया था ना, तो मैं अपने खुद की टीम बना के वहाँ के गवर्नमेंट की स्कूल की और मैं लेके गया था। आपके नेतृत्व में काम बिल्कुल हुआ? बिल्कुल लेके गया था सर। और वहाँ से जब मैं खेलने गया था तो पूरे नागौर जिले की टीम इकट्ठे होते हैं। हाँ, वो जिला स्तर पर। जिला स्तर पर पूरे नागौर जिले के स्तर पर होते हैं तो हमारी टीम तीसरे स्थान पर आई थी सर। बहुत मेहनत की थी मैंने और मेरा वहाँ पे स्टेट लेवल में चयन हो गया था। फिर वहाँ से हम खेलते नागौर की टीम में खेला था मैं स्टेट लेवल पे। फिर हमारे राजस्थान पर 3 नंबर पर हमारे नागौर जिले की टीम नागौर आई। जिले की टीम, बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर आप नागौर में 3 नंबर पे थे हाँ, और फिर वापस स्टेट में भी आ गए? स्टेट हमारे नागौर जिले की 3 नंबर पर थी अच्छा। टीम। तो वहाँ से मेरे को नेशनल का सर्टिफिकेट मिल गया था मेरे को। अच्छा, नेशनल का मिल गया। फिर आपने वापस कॉलेज सीखा? फिर मेरे को ये सर्टिफिकेट भी मिल गया और फिर मैंने ये भी कोशिश की थी कि एनसीसी करने से आर्मी में लग सकता हूँ मैं। अच्छा, आपने किसी से पूछा होगा पूछा होगा कि कि एनसीसी से क्या होता है कि आप सीधा आर्मी में बाद में आपका जो फिजिकल वगैरह होने के बाद में आपको डायरेक्ट रनिंग होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद में जो एग्जाम होता है और सी सर्टिफिकेट होता है। तो एग्जाम में सी सर्टिफिकेट होता है तो एग्जाम नहीं लगता है। अच्छा। तो फिर आपने कॉलेज शिक्षा शुरू की तो फिर ये कॉलेज कहाँ से की आपने? कॉलेज डीडवाना से की थी सर। डीडवाना बांगड़ कॉलेज डीडवाना बांगड़ के कॉलेज। अंदर। हाँ सर। हाँ, फिर उस कॉलेज में उसी दौरान आपने एनसीसी ज्वाइन कर ली? कॉलेज में दाखिला करवाया तो फिर परसेंटेज कम थे सर थोड़े से, क्योंकि खेलने में मेरी रुचि ज़्यादा थी। तो आप टाइम दे नहीं पाए थे? हाँ, परसेंटेज कम थे। फिर मैंने वो सर्टिफिकेट लगा के और मैंने वहाँ पे वो दाखिला करवाया। फिर वहाँ से मेरे को वेटिंग लिस्ट में नाम आया था। फिर लास्ट में मेरा रेगुलर हो गया था। मैं वहाँ पर बांगड़ कॉलेज में फर्स्ट ईयर रेगुलर हो गया और फिर मैं वहाँ से स्टडी चालू कर दी। फिर डेली आता था जाता था, ट्रेन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ से मैं स्टडी चालू की तो फिर वहाँ पे भर्ती होती है फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में ही होती है वो एनसीसी का एडमिशन। एनसीसी। फिर मैंने एनसीसी का फॉर्म भर दिया। उसके बाद में वो एनसीसी का फॉर्म भरने के बाद में भर्ती होती है। पूरी भर्ती कराने के लिए पूरी टीम आती है वहाँ से। अच्छा, एनसीसी में सिलेक्शन के लिए वहाँ पे? हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी टीम आती है। वहाँ पर पूरी 1600 मीटर की रनिंग होती है और अब की बार तो एग्ज़ाम होने लगे, पहले एग्ज़ाम नहीं होते थे। रनिंग हो जाती थी, फिजिकल हो जाता था और पूरा मेडिकल हो जाता था। उसके बाद में भर्ती कर लिया जाता था। अच्छा, एनसीसी में। हाँ। तो ये आप जब कॉलेज करते हैं 3 साल जो होता है आपका, जैसे आपने बीए किए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, तो 3 साल का समय होता है एनसीसी का? 3 साल का होता है। इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में सी सर्टिफिकेट मिल जाता है।
अगर मैं जानूं कि एनसीसी आपने एनसीसी की है, तो एनसीसी में क्या होता है, मतलब किस तरह का प्रोसेस होता है, क्या सिखाया जाता है वो उसमें? एनसीसी में पूरा आर्मी का रूल होता है सर। अच्छा, आर्मी का रूल होता पूरा आर्मी का रूल होता है, उसमें पूरी तरह से जो भी राइफलें होती है, बड़े बड़े कैंप होते हैं, कैंप में भेजे जाते हैं लड़कों को। कैंप के द्वारा पूरे जो बटालियन होती है फौजियों की, वो फौजी हमको पूरा सिखाते हैं, और राइफल ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे चलते हैं, ड्रिल ऐसे करते हैं, इसको ऐसे पकड़ के रखना चाहिए, हथियार को बिना फालतू छेड़ना नहीं चाहिए, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, पूरी है। ये रैंक वगैरह जो कॉलेज भी में होते हो हैं बड़े या बड़े। कहीं पर भी हो, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं, हाँ, कुछ जगह वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो एनसीसी को हम ऐसा मान लें कि वो आर्मी की एक सब ब्रांच है। ब्रांच, छोटी ब्रांच थी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पूरा आर्मी का रूल होता है, जो भी अनुशासन है, पूरा जो कानूनी कार्रवाई अपने जो भी। राष्ट्र के प्रति डेडिकेशन किस हाँ तरह। बिल्कुल सर, पूरा आर्मी की तरह अलर्ट। जो भी लड़के होते हैं पूरा आर्मी में जी जान झोंकते हैं, आर्मी में जी जान झोंकते हैं, उस तरह ही पूरा एनसीसी में उस टाइम से ही उसका खून है ने आर्मी में जाने के लायक हो जाता है कि बस अच्छा, अब तो जाना ही दिमाग है। में एक ही चीज होती है हाँ कि अब बस। मुझे सेना में जाना है, हाँ अब कोई सा बस। भी फील्ड हो सेना का, लेकिन मुझे उसमें जाना। हाँ तो आपने बताया कि जब मैं कॉलेज गया तो मुझे एनसीसी का ख्याल था कि मुझे एनसीसी करनी है। एनसीसी करके आप सेना में जाना चाहते थे। बिल्कुल सर। तो ये सेना में जाने का ख्वाब एनसीसी का आपने पहले सोचा, जब सीनियर में थे तो आपने सोचा मुझे एनसीसी कर लेनी चाहिए कॉलेज में जाकर के, हम्म। तो ये भाव कब पैदा हुआ आपका आर्मी में भाव जाने तो का? सर मैं 8वीं में पढ़ता था ना, तो मेरे गुरु कहता था तुम यार यहाँ पर भी अच्छा खेलते हो, रनिंग तेरी अच्छी हाइट भी है, ठीक हाइट है, ठीक बॉडी है, भी ठीक बॉडी है। ठीक है बोल के तुम फौज में पक्का लगेगा। हम्म। तब से मेरा दिमाग यही हो गया कि अब तो बस जाना तो बस आर्मी में ही जाना है। हम्म। और जुनून भी ऐसा था कि कोई फौजी को भी देखता था ऐसा लगता था बस यार आर्मी में तो पक्का जब वो लगेगा। यूनिफॉर्म आप हाँ देखते बस हैं। बिल्कुल सर, ऐसा लगता था कि बस आर्मी में तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को 200% मेहनत करना पड़े, लेकिन आर्मी में जाना है। मतलब इस जो आर्मी है, हमारे देश की सेना है, तो अगर हम कहीं भी देखें सरकारी जो महकमे है, सबसे ज्यादा अगर इज्जत कमाई है तो वो हमारी सेनाओं ने कमाई है। बिल्कुल सर। क्योंकि जिस तरह बॉर्डर पे वो काम करते हैं या देश के अंदर रह करके वो अलग अलग स्थानों पे जिस तरह काम करते हैं, तो वाकई हमारे जो देश की सेना है उसकी जितनी हम प्रशंसा करें वो कम है। लेकिन कुछ ऐसी भी नीतियां हैं कि कुछ लोगों की ऐसी भी मानसिकता है कि उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। होते हैं सर, होते क्यों नहीं है सर, ये सब राजनीति हो जाती है ना उसमें, तब ये ऐसा करते हैं। नहीं तो फौज एक ऐसी चीज है जो इसमें कोई पॉइंट भी नहीं है कि इस पर राजनीति करें। फौज अपने क्योंकि दम पर बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो काम कर निस्वार्थ रहे भाव हैं। से काम करते हैं। कुछ कुछ वो जनता की, पूरे देश की, पूरी सीमावर्ती की। और ऐसा नहीं है कि सर कुछ भी हो जाए, यहाँ पर जाना नहीं है, कहीं पर भी देख लो सर, एक पुलिस वाला किसी की एकदम हेल्प नहीं करता, कोई भी आ जाए चलो, कहीं पर भी गाड़ी रोक के हाँ, एक बिना फौजी जाने वाला। पहचाने वो कुछ नहीं करता है। लेकिन एक फौजी एक ऐसा है कि जो उसके कहीं सामने गलत होता हुआ दिखता है दिखता तो है वो तो वो तुरंत उसमें। तुरंत उसको सहयोग करता है, बिल्कुल करता है सर, मेरी ऐसी भावना बोलती है। और मैंने देखा भी है कहीं पर भी, कई बार देखा है सर। आप पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, कॉलेज में गए थे, माँ बापू आपको जो पढ़ा रहे थे उस समय उन्होंने कोई सपना ऐसा संजोया होगा आपको लेकर के? क्योंकि सर मैं फर्स्ट ईयर में आया था ना, तो मैं लगभग 17.5 का साल का हो गया था। मेरी फर्स्ट वैकेंसी आई थी नागौर में, और मैं 17 साल 2 महीने का था, तो मैंने रनिंग पार की थी सर। अच्छा, नागौर। नागौर में रनिंग पार की थी, वो भी एक्सीलेंट से की थी सर। मेरे 2-4 भाई थे, वो भी तैयारी करते थे गांव के, और मैं उनके साथ दौड़ने के लिए आता था, मैं सबसे उनके आगे रहता था। एक्सीलेंट में तो पूरे नंबर मिलते होंगे, हाँ, 60 नंबर है। और मैं वहाँ पे जो भर्ती होती थी नागौर में, 250 लड़के बैठते थे, 250 लड़के बैठते थे, तो मेरे को ये पता नहीं रहता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या हूँ, लाइन में आगे हैं, लाइन में पीछे है, आगे हूँ कौन से रो पीछे में हूँ, हमारा नंबर ऐसा आ रहा मेरे है। को महसूस ही नहीं होता था कि हम रनिंग में आएंगे नहीं आएंगे। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं ये रनिंग तो मैं पार करूंगा ही करूंगा, ये बात है सर। पिताजी ने क्या कहा, क्या बनना चाहिए आगे जाकर? पिताजी तो ये क्या अपेक्षाएं थी आपसे? पिताजी को तो पता था कि ये बेटा तो मेरे को पक्का है कि आर्मी में लगेगा, क्योंकि मेरे कोई सरकारी जॉब वाले 5 भाई थे, सरकारी जॉब में कोई था ही नहीं मैं। तो मैं तैयारी करता था, तो सुबह 4 बजे उठ जाता था, 4 बजे उठ के 4:30 बजे मैं इधर रोड पे ही दौड़ते थे, रोड पे दौड़ते थे, तो 4 बजे आता था, तो 4:30 बजे में आके रोड पर आ जाता था, तो लड़के आ जाते थे, और
फिर मैं उनको लेके साथ एक में सुकाराम जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आर्मी का जो क्षेत्र है सेना का, हम्म, तो इसमें अगर ऑल ओवर देखा जाए तो जितने भी जो हमारे जवान है उसमें से अगर हम रेशियो देखें तो 75-25 का अगर हम रेशियो देखें तो उसमें शायद से फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, बिल्कुल करते हैं। और ऐसे सेक्टर से आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं होती है। तो आप क्या देखते हैं, इसमें किस तरह देखते हैं? सर ज्यादा देखते हैं तो यही देखते हैं कि उसमें ज्यादा फर्जीवाड़ा नहीं होता है। फर्जीवाड़ा नहीं होते तो हमारे किसान लोग के बच्चे हैं, दूसरों क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ मेरा ही, क्योंकि हम ऐसी स्थिति से गुजरते हैं, आगे कुछ कर नहीं जाते, फिर इतनी हिम्मत तो रखते हैं क्योंकि दही छाछ राबड़ी खाते हैं, हिम्मत रहती है, दौड़ पार कर लेते हैं। तो ये मैं यही कहता हूँ कि जो हिम्मत वाला होता है वो आर्मी में जाता है। तो इसमें एक ही बात आती है कि सर जो सामान्य परिवार से होता है तो पक्का ज़्यादातर किसान परिवारों किसान से, परिवार से ज्यादा फौज में लगते हैं। क्योंकि ये भी होता है कि आजकल जिस तरह की जो वैकेंसीज होती है उसमें पैसों से पेपर निकल रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आदमी को खुद की मेहनत से काम करना होता है, तो इसमें थोड़ा फर्जीवाड़े का चांस बिल्कुल कम रहता कम है। रहता है सर, बिल्कुल रहता है। आपने फिर आर्मी की तैयारी कब से स्टार्ट की थी, प्रिपरेशन पेपर की कब से शुरू की? सर मैंने 2013 से आर्मी की तैयारी करना शुरू कर दिया था। मैं 13 लास्ट तक एक वैकेंसी आई थी नागौर में फर्स्ट ईयर में, तो मैं 17 साल 2 महीने का था तो मैंने रनिंग पार की थी। फिर मैंने लगातार 7 वैकेंसी नागौर जिले की थी, अच्छा, तो मैं 7 वैकेंसी में रनिंग पार की थी कंटिन्यू। कंटिन्यू सर। एक भी ऐसी भर्ती नहीं थी कि मैं रनिंग में नहीं आया। फिर 2 बार मैं मेडिकल में फेल हो गया था, मेडिकल दे दिया था। फिर एक बार में मेरी एज नहीं थी, उसमें निकाल दिया था। फिर एनसीसी सी आया तो 2 बार मेरे को मेडिकल में निकाल दिया। फिर मेरे को लास्ट वैकेंसी ये 2021 लास्ट मंथ लिखी थी ना, तो इसमें मेरे मेडिकल फिजिकल सब कुछ क्लियर हो गया था। 2021 की लास्ट की वैकेंसी लास्ट कहाँ में पर थी इसकी? ये रेसिंग वगैरह कहाँ से आपकी? रेसलिंग ये वहाँ पर उदयपुर में थी। अच्छा, उदयपुर में। हाँ, उसमें मेरे को रनिंग पूरा हो गया। बरसात का मौसम था, ग्राउंड पूरा गीला था और जगह जगह गड्ढे थे, पानी का भराव था, चिकनी मिट्टी थी वहाँ पे। और सुबह सुबह लगभग नाइट में 2:30 बजे हम वहाँ पे बाड़ाबंदी में गए थे। 2:30 बजे गए थे तो वहाँ से हम लगभग वहाँ से 3:30 पौने 4 के बजे वहाँ से रनिंग स्टार्ट करवा देते हैं सुबह में। तो फिर वहाँ पे तो लाइन में तो रात को लगना पड़ता होगा ना, लाइन बोल में? रहे उन्हें 2:30 बजे लगते थे, हम्म। 2 से 2:30 बजे के लाइन में लग जाते, बाड़ाबंदी हो जाती थी। फिर अलग अलग बाड़े बनाए घुटनों होते के थे। बल बैठे रहो। हाँ, फिर घुटनों के बल बैठे रहने पड़ते थे। और वहां से फिर एक एक करके ग्रुप को धुलवाते थे। फिर 7 7:30 8 बजे तक तो पूरा रनिंग भी हो जाता था। मतलब 2021 में आपकी जो फाइनल जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ था वो 2021 की बात है। 21 की बात। और फिर उसके बाद मेडिकल वहीं होता है? मेडिकल जस्ट आर्मी क्यों चॉइस करते हैं सर, उसका जो काम होता है वो वहीं पे होता है पूरा, फिजिकल हो गया, जस्ट मेडिकल हो गया, बिल्कुल। सारी चीजें। हाँ, हाथों हाथ एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आ जाओ, फिर मेडिकल हो जाएगा। फिर पेपर कितने दिन बाद में होता है? पेपर होता है 15 या 20 दिन बाद। ज्यादा ज्यादा लंबा समय पेपर में ज्यादा तो? समय ज्यादा से ज्यादा 1 महीने लग जाते हैं, इससे आगे नहीं लगता सर। बस पेपर हो जाता है, उसके बाद में रिजल्ट 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता फिर आपके पेपर बाद फिर आपका जो एनसीसी का सर्टिफिकेट था वो इसमें काम आ गया? है। उस टाइम में सर क्या था, कोरोना चल रहा था। हम्म। कोरोना चल रहा था तो हमारे 155-65 लड़के थे लगभग एनसीसी वाले, तो सबके पेपर होने वाले थे। हमारे मेडिकल हो गया, रनिंग हो गया, डॉक्यूमेंट हो गए, सब क्लियर होके हमारे को एक लेटर पैड दिया था, क्योंकि एनसीसी वालों को वहां पर एग्जाम होता है तो वहां पर जाना पड़ता है। अब की बार हाँ बैठना पड़ता है। बैठना पड़ता है। तो अब की बार क्या हुआ कि सर वो कोरोना का ज्यादा प्रकोप था, तो वहां से क्या हमारे को फौजियों ने अफसरों ने एक लेटर पैड लिख के दिया था कि आपको जब ये लड़के एग्जाम पास करके आ जाए ना, तो आपको ये लेटर पैड लेके आना है, आप सेलेक्ट हो, आपको सिर्फ ज्वाइनिंग ही करना है।
यानी कि आपका लगभग 100% काम तो हो चुका था उसमें आर्मी हाँ में। 100% क्या घरों में और में सब में सर हाँ तो वो तो हो ही गया। पुलिस जैसे हमारे थे। जैसे हाँ इन्होंने सर। बताया सुखराम जी ने कि अगर आप एनसीसी से सीट सर्टिफिकेट कर लेते हैं ना तो फिर आपको पेपर नहीं दिलवाया जाता है। बिल्कुल और कोरोना का समय था तो इनको डायरेक्ट लेटर पैड मिल गया और वहां से ये जैसे ही बाकी जो स्टूडेंट थे, जो परीक्षार्थी थे जिन्होंने उस भर्ती को अटेंड किया, पेपर दिया, जिनका चयन हुआ, तो उनके साथ में इनको भी ज्वाइनिंग दी जाती है। बिल्कुल सर। तो ये बात है आपके 2021 की, कौन से महीने की बात है ये महीने की थी सर, मार्च अप्रैल की। मार्च अप्रैल की बात है 2021 की। 21 की मार्च अप्रैल। तो फिर घर पे जैसे पता चला सब खुश थे। सब खुश थे सर। मैं आया था तो मेरे गांव वाले ये बोल रहे थे कि मैं जोधपुर से आ रहा था, हम्म। तो ये बोल रहे थे कि सुखा हम डीजे लेके आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, अरे जश्न भाई मनाएंगे। हाँ जश्न मनाएंगे। तो कहाँ उतरेगा? मैं बोला मैं बांधड़ी उतरूंगा, लेकिन इतना जल्दी अभी कुछ नहीं करना है। अरे मैं कर दूंगा यार, तो क्यों टेंशन ले रहा है? जरूर लेकिन परिवार वालों ने हाँ तो ये देखा है कि खुशी का खुशी का माहौल है, तो आज हम क्यों ना खुशी मनाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल और सर। गांव दूसरे वाले लड़के भी मेरे को इतना प्रेम करते थे कि बहुत खुश थे हम्म। कि आज मेरा भाई लग गया है, जैसे इतने खुश थे सर। फिर गांव आ गए। एक मैंने सोचा 15-20 दिनों में तो जाना ही जाना है। हम हाँ, खुश इससे थे। ज्यादा टाइम तो रिजल्ट हाँ आने में लगेगा नहीं। 15-20 दिनों के अंदर तो जाना ही जाना था हमारे को। कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम खुश थे। और दोस्त थे वो भी। जैसे पिताजी का आपका आपने बताया कि सपना था कि आप आर्मी में आपका चयन हो, और वो सपना लगभग पूरा सा हो गया। पूरा सा हो गया पूरा सर। परिवार बिल्कुल खुश घर था। बहुत खुश था, पांचों भाई खुश थे, मम्मी खुश थी, और पापा जी खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और सब परिवार वाले खुश थे कि आज एक बंदा तो हमारे काफी सालों से लगा है। मतलब हम इसमें यही बताना चाह रहे थे कि इनकी जो मेहनत थी, इनके परिवार जो एक आर्थिक स्थिति से भी कमजोर था, और एजुकेशन के तौर पर भी इनको ज्यादा सपोर्ट नहीं था परिवार में। फिर भी इन्होंने आर्मी में जाने का तो सपना 8वीं कक्षा के अंदर देखा। फिर ये एनसीसी ज्वाइन करी, पता किया कि आर्मी में हम कैसे जा सकते हैं, तो एनसीसी ज्वाइन करी। फिर आर्मी की पूरी प्रिपरेशन करी, बहुत सारी वैकेंसी इन्होंने अटेंड करी, और फाइनली 2021 मार्च 2021 में इनका चयन हो गया था उस वैकेंसी में। सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार खुश था, सपने पूरे हो रहे थे, कुछ नई उम्मीदें जग रही थी कि अब हम आर्थिक रूप से संबल हमें मिलेगा, एक नए रिश्ते हमारे घर में और जुड़ेंगे, एक नया मुकाम हमारे जो परिवार के हैं, बच्चे हैं, वो प्राप्त करेंगे। लेकिन उसी दौरान कोरोना के समय एक ऐसा निर्णय हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिया गया था, जिन्होंने इनके सपने को पूरा चकनाचूर कर दिया, और वो था अग्निवीर भर्ती। अग्निवीर वाले से पहले जो भी आर्मी के अंदर लगे थे, उनमें तुकाराम जी भी हमारे साथ में हैं। हुआ क्या था कि अग्निवीर का जैसे फैसला हुआ, तो उस दिन तक जो भी आर्मी के अंदर जिनका चयन हो रखा था, उनको सबको डिफ्यूज कर दिया। डिफ्यूज कर जो भी पहले की वैकेंसी थी उन सबको रिजेक्ट कर दी। जिनका चयन हो चुका था पूर्ण रूप से, उनको भी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी, और उनमें शामिल है तुकाराम जी। मैं जो कह रहा हूँ यही हाँ बात है। बिल्कुल सही है सर। तो मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब ये घोषणा की गई थी अग्निवीर की, ये घोषणा की गई थी 16 जून 2022 को, बिल्कुल सर। और आपकी भर्ती का जो प्रोसेस था वो हुआ था मार्च 2021 में। 21 में तो सर। बीच में करीबन 14-15 महीने के टाइम भी आपको ज्वाइनिंग मिली तो ये टाइम ही था सर। कोरोना की वजह से। कोरोना ही था। कोरोना था, आज देंगे 15 दिन में, आज देंगे 15 दिन बाद देंगे और देंगे। आपका तो रिजल्ट आएगा ही आएगा 15 दिन में, 1 महीने में आ जाएगा। आपको ज्वाइनिंग एक अब अगले महीने में मिल जाएगी, ऐसा आगे से करते आगे हाँ कोरोना आगे है, से कोरोना है। बस आगे से आगे आगे से आगे से ऐसा बढ़ाते गए और एकदम ये नियम लागू कर दिया। मतलब 16 जून 2022 को जो घोषणा हुई थी, वो आपके लिए तुकाराम जी के लिए तो यही कह सकते हैं कि जो सपने पूरे हो रखे थे बिल्कुल उनको सर। पूरा टुकड़े टुकड़े कर दिए उनको। बिल्कुल सर। मैंने इसको बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कुछ नहीं है, अब कि अगले महीने में मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? क्योंकि हमारा हो रखा था, हमें कोई वो तो दिक्कत थी नहीं कि ऐसा कोई भी कानून लागू भी होता है क्या ऐसा। वो भी आर्मी के ऊपर ऐसा कानून लागू होता है क्या? सोचा ही नहीं था सर। हाँ, ऐसे कोई ठेके पे देगा ही नहीं। हाँ ऐसा सोचा ही नहीं था क्या सर कि ऐसा कानून भी लागू होता है क्या आर्मी में। आर्मी आर्मी के ऊपर भी ऐसा कानून लागू होता है, ऐसा नहीं सोचा था। और सब लड़कों से बातचीत होती थी, वो भी बोलते थे कि नहीं सुखा हम लगे, कोई दिक्कत नहीं है,
अगले महीने में देना पड़ेगा तो हाँ, तो देना ज्वाइनिंग पड़ेगा। तो देनी पड़ेगी, देनी कब पड़ेगी, देंगे, कितने हाँ। दिन रोकेंगे। हाँ, ऐसा करके सर ये 5-6 महीने और ऊपर निकल गए। दूसरी चीज इसमें ये भी है कि जब ये घोषणा करी केंद्र सरकार ने, तो आप उस समय क्या कर रहे थे, कहाँ पर थे? ये जब आपने सुना तो होगा ना कि भाई आज सरकार ने ऐसा फैसला लिया है और जो पुराने जो भी लगे हुए हैं उनको एक बार पूर्ण रूप से वापस हटा दिया गया है। फिर तो क्या कर रहे थे सर, वो सरकार को देख रहे थे कि ऐसा हो गया। फिर तो क्या है कि सर 2 महीने तो मेरे को घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं नहीं, किया। जैसे आपने ये सुना होगा, फिर परिवार में तो इतने वो पढ़े लिखे थे नहीं, तो ज्यादा पढ़ लिखे घर वालों को कैसे कन्विंस किया आपने, उनको कैसे बताया, क्या प्रतिक्रिया रही है? घर वालों से तो कुछ नहीं बोला सर। वो साथ वाले लड़के थे तो 1-2 जनों ने आत्महत्या भी की थी। आत्महत्या की थी तो वो मेरे घर वाले भी बोल रहे थे कि तुम ऐसा कदम मत उठा देना। मतलब ऐसे फैसले जिसमें आप पूरी मेहनत करके अगर कोई सफलता प्राप्त करते हैं फिर वो टूटते हैं, तो फिर इस तरह के निर्णय, लेकिन मैं इनमें एक बड़ी बात मानूंगा कि इन्होंने, अभी तुकाराम जी ने कहा कि मेरे घर वालों ने ये कहा कि जिन्होंने सुसाइड कर लिया है सो कर लिया, लेकिन आप ऐसा कदम आप ऐसा मत करना। मत उठाना। तो भी मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं था कि मैं घर वालों को कुछ बोलूं, क्योंकि मेहनत मेरी थी, शिक्षा मेरी थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। घर वालों को तो मैं खुश रखने के लिए मैं बोला कि पगले ऐसे नहीं करते हम, फिर नया मोड़ आएगा, फिर नया नया। मोड़ आएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, ऐसा करने से क्या होता है। उसके बाद में सर मैं बीपीएड की थी। आपने बाद में बिल्कुल सर, बीपीएड की थी 2 साल के लिए। और इससे पहले सर जो मैं वैकेंसी में नहीं लगा था, मेडिकल में निकल जाता था, तो मेरे पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट था। तो मैं अहमदनगर, जबलपुर, हैदराबाद, नागपुर ऐसे स्पोर्ट की वैकेंसी भी देखी थी। वहां पर भी मेरे को बहुत सर चांस मिले थे, लेकिन वहां से मैं निकल नहीं पाया, क्योंकि ज़्यादा समस्या रहती थी। वहाँ पर सपोर्ट कोई करने वाला था नहीं, मेरी जानकारी भी नहीं थी। और वहाँ से घूमने जाने के लिए पैसे वगैरह इतना खास थे नहीं। खर्च भी तो लगता है, बाहर जाते हैं तो लंबा सफर करना होता है, हजारों रुपए का खर्च होता है। बिल्कुल सर, अब फिर एक सामान्य परिवार के लिए बहुत बोझ बोझ सा एक प्रतीत होने लगता है। बिल्कुल सर। तो वहाँ से मैं सक्सेस नहीं हुआ था। फिर मैं बोला कि अब की बार तो इसमें लग गए, अब की बार इसमें लग गए तो मैं स्पोर्ट्स में पक्का जाऊँगा। स्पोर्ट्स में जाके कबड्डी खेलूंगा। कबड्डी खेल के मैं प्रो कबड्डी तो पक्का खेलूंगा। अच्छा, प्रो कबड्डी का बिल्कुल विचार है? सर, बिल्कुल सर। मेरा गेम था, ऐसी बात नहीं था। मेरे गेम था यहाँ पर नागौर जिले की टीम में सर, मैं 1-2 नंबर में गेम करता था, ऐसा मेरा। आपके दोस्तों से मैंने और भी कहीं से पूछा, किसी से इधर उधर जानकारी मैंने ये भी ली कि आप ये जैसे ही अग्निवीर का निर्णय हुआ, आप जिस तरह आपको धक्का लगा उसके काफी समय बाद में आपने वापस रीट की तैयारी शुरू करी। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन आपके कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि हमने अचानक सुबह देखा दूसरे दिन कि आप लाइब्रेरी मिसिंग थे, हाँ, और फिर अगले ही दिन शाम को पता चला कि वो अपना कोई जॉब स्टार्ट कर दिया, उन्होंने तैयारी को छोड़ दिया। तो आपने रीट की तैयारी जब कर रहे थे आपने बंद क्यों करी फिर वो? सर मैंने सोचा कि ऐसा करेंगे, क्योंकि इसमें हमने 100 नहीं 200% अपनी मेहनत दी, इसके बाद भी नहीं लगे। और ये कानून लागू कर दिया, ये तो सरकार की मनमानी है, सिर्फ तानाशाही चलती है यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि ये लड़के इतनी मेहनत कर करके, और मेरे साथ में भी एक लड़का था जो 10 साल से तैयारी कर रहा था रीट की? नीट की। अच्छा, टीचर की जॉब? हाँ, टीचर की रहती है, 3rd ग्रेड की, 1st ग्रेड की वो करता था। और वो कभी 1 पॉइंट से रह जाता था, कभी 2 पॉइंट से रह जाता था। तो मैंने सोचा है कि इतने सालों से ये मेहनत इतनी कर रहा है, नहीं लग रहा है। कभी बोलता है पेपर लीक हो गया, कभी बोलता है ये हो गया, भर्ती कैंसिल हो गई, कभी एग्जाम बोलता है कि भर्ती पेंडिंग में चल रही है, कभी बोलता है कोर्ट में चल रही है। ऐसा करके ये 10 साल गुजार दिए। बोले तो मैं 20-21 साल का, लास्ट मेरी 23 की थी ये, मैं 23 साल का हो गया। उसके बाद अब मैं 10 साल और लगाऊंगा तो मेरा भविष्य तो चला गया, अंधकार में जाएगा। फिर मैंने फिर सोचा। आप इनकी एक बात से मैं भी सहमत हूँ, इन्होंने कहा कि अगर मैं तैयारी भी करूँ तो किस बेस पे करूँ और मैं किस भरोसे पे करूँ, क्योंकि कभी भी पेपर आउट हो सकता है। जिस तरह राजस्थान में पिछले 10 सालों में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, अदरवाइज किसी की भी सरकार रही हो, पेपर लीक की घटना लगातार वैसी चल रही है। वैसे ही चल रही है। पेपर बिक रहे हैं, एग्जाम वापस हो रहे हैं। अभी जिस तरह रीट का बड़ा स्कैम हुआ था राजस्थान में, उसके बाद में 2nd ग्रेड का पेपर हुआ तो जालोर के साइड से बसें भर भर के सिरोही की तरफ से उदयपुर पहुंचे थे, इतना बड़ा स्कैम हुआ।
करीबन 5,000 या 5100 करोड़ के आसपास का बड़ा स्कैम था चुनाव के समय, ऐसी फंडिंग उसमें ऐसे बताया जा रहा है कि 5,000 करोड़ से भी ज्यादा मामला उसमें था। बिल्कुल हुआ था सर। तो मैंने फिर भी सोचना पड़ा इसमें सर। भरोसे की कोई बात नहीं है, आप कितनी तैयारी करते हैं। अगर आप 2 साल तैयारी करके पेपर देते हैं और अगर कैंसिल हो गया तो फिर और 2 साल लगेंगे। लगे तो फिर वो तो अंधकार में है। और वैसे भी 2018 से लेकर 2023 तक रीट की भर्ती वो पूरी नहीं हुई थी। अभी जो स्पेशल कैटेगरी के थे उन लोगों को अभी ज्वाइनिंग मिली है नई सरकार आने के बाद में। बिल्कुल। तो फिर इसी वजह से आपने रीट का जो फिर प्रिपरेशन मैंने था उसको डिले किया। डिलीट कर दिया और मैंने दिमाग फ्रेश करके अपना खुद का बिजनेस खोल लिया सर। फिर अचानक कैसे ख्वाब आया कि मुझे चाय की लारी करनी चाहिए? चाहे कि ऐसा करना है कि सर महंगाई बहुत थी। हम्म। महंगाई में इतने बड़ा कुछ काम कर भी नहीं सकता एकदम। हम्म। और घर वालों से लेता तो घर वाले इतने सक्षम नहीं। हम्म। ऐसा बोल के मैंने छोटा काम से स्टार्ट किया। छोटा काम से स्टार्ट किया तो आज मेरा अच्छा चल रहा है सर। ठीक है। कोई वहां बात से आपने जब अपने खुद के जॉब के बारे में आपने सोचा कि मैं मेरा खुद का धंधा करूं, निजी, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहूं, जो भी करना है मुझे खुद को करना है। उसमें जो खर्च आया, कुछ परिवार की तरफ से संबल मिला या रिश्तेदारों की तरफ से संबल मिला, दोस्तों का कितना उसमें सहयोग रहा? बिल्कुल सर। उसमें मेरे दोस्त के एक ढाबा था, वो बनाया हुआ था। मैं बोला यार ये मेरे को दे दे, 1-2 महीने में मैं तेरा कर दूंगा जो भी बनेगा। तो वो बोला यार तेरे से क्या है, तू कर देना, जब भी हो जाए ना तेरे को कर देना। तो मैं वो ढाबा ला के इधर रख लिए और चाय का थड़ी डाल दिया। और दोस्तों का कितना सपोर्ट मिला आपको? बिल्कुल दोस्तों का फुल सपोर्ट था कि तू ये इतना ऐसा कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तू कर, मैं तेरे साथ है। अच्छा। और जब भी खोला था ना तो 2-3 किलो 4 किलो दूध चला जाता था मेरे। आज 18-20 किलो दूध जाता है। अच्छा, 18-20 किलो रोज जाना। बिल्कुल सर। अच्छा सेटअप हो गया आपको। अच्छा सेटअप है और गुजारा चलता है, ठीक है सर। आप आपका जो काम है, आपका जो सपना तो जो पूरा होना था वो तो हुआ नहीं। हुआ भी था लेकिन वापस छीन लिया गया, ऐसा कह सकते हैं। अभी आप अपने काम से कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो क्या है सर, अब करना तो पड़ता ही है। अपने परिवार के लिए भी कुछ करना ही पड़ता है, अपने लिए कुछ करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा खर्च भी आजकल ज़्यादा महंगाई है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। हम्म। फिर ज़्यादा महंगाई वाला काम करेंगे तो वो दिक्कत रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे पास पैसे भी नहीं है बड़ा काम करें। तो छोटा काम करके हमने धीरे 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 प्रॉफिट करेंगे और एक दिन बड़ा होटल डालेंगे। मैं आपसे पूछूं कि आपका तो जो फ्यूचर था वो तो प्रधानमंत्री के फैसले से गर्त में गया ही है, लेकिन अभी जो अग्निवीर योजना जो चल रही है ना, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको कैसे ठहराते हैं? ये सही है या गलत है? क्योंकि आप तो आपने आर्मी के लिए पूरी जी जान लगाई। बिल्कुल अभी अग्निवीर जो जिस तरह 4 साल का इसमें हुआ है, ये ठेका पद्धति के तौर पे जैसे जिसको देखा जा रहा है, इसका विरोध भी अग्निवीर का विरोध तो सब जगह हो रहा है। हर जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स ने जबरदस्ती इसका विरोध किया, फिर भी सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं लिया। आप कैसे देखते हैं, अग्निवीर सही है या गलत है? बिल्कुल सर, मैं ये भी अपने हृदय से कहूँगा, क्योंकि ये अग्निवीर का जो रास्ता है ये मेरे हिसाब से गलत में है। क्योंकि सर जब हम तैयारी करते थे तो यहाँ पर मेरे साथ में 30-35-40 लड़के आते थे तैयारी करने के लिए। आज मेरे को 1.5-2 साल हो गए यहाँ पे ये टीके पे खुले हुए, लेकिन यहाँ पे एक बंदा भी दौड़ने के लिए नहीं आता है। कभी भी। कभी भी नहीं आता है सर। ऐसा ही नहीं है कि फिजिकल के लिए भी आ जाए, नहीं तो 30-35 लड़के, इतना जुनून था आर्मी में जाने के लिए। 30-35 लड़के तो सुबह 5 बजे यहाँ पर आने तो आने तैयारी करने, इतना जुनून था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये 4 साल वाला अग्निवीर की जो योजना है ये सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार को ऐसे सोचना चाहिए कि सर अभी कोई कोई भी हो सर, अपने ओहदे पर जाए, विधायक हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे उसका 5 साल का कार्यकाल होता है, उसको 2 साल देके उसको बोल देंगे 3 साल नहीं करना है तेरे को, फिर उसमें क्या वो तो बोलेगा? तुरंत विरोध होगा उसका। अगर ये पॉलिटिशियन पे लागू होगा तो उसका तुरंत विरोध होगा। तुरंत विरोध होगा। तो ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ है। आर्मी तो सर जनता की भलाई कर रही है, सहयोग कर रहे हैं, यही है। आर्मी पूरे जहाँ कहीं भी है हमारे इंडिया के अंदर पूरा सहयोग कर रही है। लेकिन ये जो राजनेता है ये तो जनता की भलाई के करने के लिए जनता हाँ, इनको जनता चुनते इनको हैं, चुनती है। जनता इनको चुनती है। तो फिर जनता
सरकार इनको सहयोग करती है, 1.5-2 लाख रुपए मंथली इनका जो भी कमरे का भत्ते वगैरह है, वो खर्चे भत्ते हैं। वगैरह हैं, खर्चे हैं और देते हैं सब। तो फिर जनता क्या करेगी सर इससे, आप ये बताओ। 3-3 साल से, अब 5 साल का समझ लो उनका कार्यकाल होता है, उनका 3 साल का कर दे, बोल देंगे 2 साल आपको नहीं देंगे, फिर उनमें क्या गुजरेगी। या फिर ऐसा कर देंगे कि ये मंत्री को चुन लिया गया है या सीएम को चुन लिया गया है और उसको 2 महीने के लिए रोक दिया जाए कि आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा सीएम के लिए, आपको बताएंगे रुको 2 महीने के लिए, तो उस पर क्या गुजरेगी, वो 2 महीने वेट कर लेगा कैसे। हमने 6-7 महीने तक इनका आर्मी जाने के लिए इतना वेट किया था, ये फिर बताओ। आपने फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बहुत लंबा वेट किया, ज्वाइनिंग काफी दिनों तक। बिल्कुल वेट किया था तो आप अग्निवीर को जैसे विरोध हो रहा है तो वो ऐसा मानते हैं कि जैसे ठेका पद्धति है बिल्कुल और ऐसे आर्मी जो अब ये एक और चीज है सर, ये आर्मी वाले बोलते हैं या केंद्र सरकार बोलती है कि हम ऐसा कर देंगे 4 साल में, ऐसा 25% आगे भेज देंगे, तो ये सिर्फ अंदरूनी कार्य होंगे। जो सक्षम है और है वो लड़के आगे नहीं जाएंगे फौज में, जो 25% में वही जाएंगे अप्रोच वाले लोग। अप्रोच वाले। राजनीति है, कोई किसी का फोन आएगा मेरा है बेटा है उधर है, कर देना आगे 25% में कर देना। अभी जैसे 50% कर दिया उसको विरोध के बाद में। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो वही लड़के आगे बढ़ेंगे, मेहनत करने वाले आगे नहीं जाएंगे, ये पक्का है सर। इसमें जैसे कि 18 साल से 23 साल एक बेसिक इसकी एज मानी जाती है, तो इस समय अगर कोई स्टूडेंट है वो आर्मी में जा रहा है अग्निवीर बन करके और 4 साल उसका जो तैयारी करने का टाइम होता है, मेजर टाइम होता है उसका 30 साल से पहले वो समय तो वो वहां दे देगा, फिर 4 साल बाद में वो आएगा तो फिर तो बाकी प्रिपरेशन तो उसकी जीरो हो जाएगी। बिल्कुल होंगे, हाँ पैसे मिल जाएंगे और मिल जाएंगे, आजकल पैसे तो सर छोटा सा काम करके भी कमा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। 30-35-40 हजार रुपये नॉर्मल अपना पढ़ा लिखा बंदा कमा लेता है। आजकल सब शिक्षा करते हैं सर, अनपढ़ बाई चांस बहुत कम परसेंटेज रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर वहां पे वो 3-4 साल तो पहले तैयारी करेगा, फिर लगेगा, फिर 4 साल उसमें ऐसा करके उसको 7-8 साल 10 साल तो गुजर जाएंगे, ऐसा तो निकल जाएगा। फिर उसको वापस रिजाइनिंग देंगे, फिर वो गांव आएंगे, फिर 2-4 साल ऐसे बोलेगा कि हम तो अभी रिटायर आए, तैयारी करेगा, किसकी साल भर वो किसका बैठेंगे करें, घूमेंगे, फिर किसकी वो अपनी तैयारी खुद की करेंगे। तैयारी आगे भी करनी होगी ना, फिर कॉलेज वो वगैरह भी। 1-2 साल घर का देखेंगे कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर वो जिंदगी तो ऐसे ही निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें परेशानियां हैं सर। दूसरी बात इसमें ये रहती है कि अगर वो दूसरा कोई बिजनेस करे तो उनका माइंडली दिमाग सिर्फ आर्मी की 4 साल वाले में ही रहेगा, वो दूसरा काम नहीं कर पाएगा, ये पक्का है सर। डाइवर्ट हो जाएगा माइंड पूरा। बिल्कुल, क्योंकि वो 4 साल में इतने आर्मी में कंटेक्शन करते हैं सर, बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं, ये मेरे को पता है आर्मी में क्या क्या सिखाते आपने हैं। एनसीसी में देखा बिल्कुल होगा। सर, हमने टैंक भी चलाया और जो भी राइफल है कि 47 है, सब मैंने को खोलना करना सब सिखाते हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा टर्निंग की तरह सिखाते हैं। आरडीसी कैंप भी किया है, ऐसी बात नहीं है सर, मैंने आरडीसी कैंप भी किया है और वहाँ से जो भी सिखाते हैं बड़ी मजबूती से सिखाते हैं, इसीलिए जो 4 साल में जो सीख के आएंगे वो तो मजबूती से आएंगे। अगर वो कुछ काम नहीं बाई चांस नहीं नहीं, मिलेगा लेकिन ना, वो जो उन्होंने सीखा फिर उसको उसका यूज कहाँ लेंगे, वो तो उस समय घर आ जाएंगे फिर। अगर वो कुछ काम धंधा नहीं लगे ना और ऐसे ही ज्यादा परेशानी में रहेंगे और रहेंगे तो वो फिर उल्टा धंधा करेंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो करेंगे, गलत रास्ते चुनेंगे। गलत रास्ते चुनेंगे। सही रास्ता कहाँ से मिलेगा ये सब बताओ। आपके हिसाब से अग्निवीर है रहना चाहिए या इसको वापस हटा देना चाहिए? हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से तो सर, हटा देना चाहिए, क्योंकि एक आर्मी ऐसी चीज है जो अपने देश के हर कोने कोने में इसकी पूरे देश की रक्षा करती है और इसमें जो भी बेनिफिट मिलता है, तो इतना ये बोल रहे हैं हम आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, आर्मी में ऐसा खर्चा होता है वैसा खर्चा होता है, तो 1-2% राजनीति से कर लो, इधर इधर उधर कर लो या अगर 2% ही राजनीति से कर लेना तो आर्मी से सर आधा परसेंटेज भी नहीं लगता है।
इतना राजनीति के अंदर पैसा ऐसा बढ़ अलाउ जाता कर दे कि आर्मी में जाओ और फिर आप राजनीति में आओ, ऐसा करें। बिल्कुल भी ऐसा करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सर जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति वाले बोल रहे हैं कि आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, इनको 4 साल में करके इन पर और खर्चा, लोगों को मौका देंगे। हाँ, खर्चा ज्यादा हो रहा है और टर्निंग पे खर्चा ज्यादा हो रहा है और हो रहा है। तो जो राजनेता करते हैं, राजनीति करते हैं राजनेता, उनसे 2% ज्यादा बता देते हैं, वोट देते हैं, उनमें से घटा के इधर कर दो, उनका इधर कर दो, बस हो जाएगा बराबर। क्या पता नहीं कितने करोड़ों रुपए इधर आ जाएंगे। हमने सुखराम जी से इसीलिए ये इंटरव्यू किया इनके साथ में कि हमने ये सुना था कि इनका फाइनल चयन हो चुका था और अग्निवीर का जो निर्णय आया उसके बाद में इनके परिवार की बहुत बड़ी गाज गिरी थी। और ये अकेले उनमें नहीं है, ऑल ओवर अगर हमारे देश की बात करें तो करीबन 1.25 से 1.5 लाख के बीच में ऐसे बिल्कुल स्टूडेंट है जिनके साथ में इस तरह का ये हुआ है, सारी सेनाओं की मिला करके हम बात करें तो। और इन्होंने ये भी बताया कि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे जो लंबे समय से ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे और सुसाइड तक उन्होंने कर लिया। और आपके मैंने ये भी सुना है कि फिर काफी समय बाद में आपके पिताजी भी एक्सपायर हो गए थे। कौन से सर, ईयर की बात है पिताजी? ये अभी सर 8 महीने हो गए, अभी ज्यादा महीने नहीं। बीमार थे कैसे? बीमार तो ज्यादा नहीं था सर। पहली बात तो मैं लगा था तो बहुत खुश थे, फिर वो धीरे धीरे डाउन ही होने लगे, डिप्रेशन। बिल्कुल उनको भी टेंशन होता है कि यार ये लगा था, लग गया तो अच्छा रहता। और हमारे को तो कुछ नहीं कहता था, नहीं और कर लेंगे, कुछ वो ही नहीं होता सामने कुछ नहीं कह रहे थे। हाँ, लेकिन उनके अंदर में दिल में बहुत चोट लगी। बिल्कुल लगी थी सर। ये भी मैंने इनके दोस्तों, इनका जो फ्रेंड सर्किल से उनसे भी मुझे पता चला कि इनके पिताजी भी जैसे उन्होंने सुना और उनको भी एक आघात जरूर लगा था। धीरे धीरे वो बता नहीं रहे थे लेकिन अंदर से वो पूरे टूट चुके थे। और इनके पिताजी के उनका भी देहांत हो गया, ये भी एक दुखद खबर है। और अभी परिवार की स्थिति कैसे चल रही है वर्तमान में? सामान्य सी है सर, सामान्य सी। इतनी मजबूत नहीं है, 5 भाई हैं और ज्यादा कुछ है नहीं, कृषि का ही काम करते हैं। और बड़ा भाई है, वो एक इलेक्ट्रिक की दुकान करता है, छोटी खाटो। भैराराम बेड़ा से आप कैसे परिचित हैं? सर वो बांगड़ कॉलेज से, वो भी शिक्षित है और हम पहले से बांगड़ कॉलेज में मिलते थे, तो मेरा अच्छा खासा दोस्त था, खास दोस्त था मेरा। हम साथ में बैठते थे, पढ़ाई के बारे में जो भी कुछ चर्चा करते थे तो हम साथ में करते थे। और बहुत बढ़िया व्यक्ति है वो भी, और उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत बड़ी संघर्ष किया था और अंततः वो भी सफल हो गए। हमारी टीम के मेंबर ने भैराराम बेड़ा का ट्वीट पढ़ा था और उसमें आपके बारे में जिक्र किया हुआ था। फिर हमने उसी पे रिसर्च किया कि ये सच है या घटना ऐसी काल्पनिक है। तो फिर हमें पता चला कि ये बिल्कुल एकदम वास्तविक है और इसीलिए आज हम यहाँ आए थे, इनसे संपर्क किया था। एक हमने देखा था डीडवाना विधायक चेतन जी डुली का एक वीडियो वायरल हो रहा था, उस कोई रैली के दौरान का वीडियो था वो। और उन्होंने भी आपके यहाँ के जीवन का जिक्र किया था एक बार, उसमें मैंने क्लिप देखी थी। बिल्कुल, वो भी हमारे यहाँ पर चाय की थड़ी पर आते हैं चाय पीने के लिए, कभी कभार उधर से आते हैं तो बैठते हैं 2 मिनट और अच्छी चाय देते हैं, तो चाय का भी आनंद लेते हैं। और उनको भी पता है कि सुखाराम ऐसी स्थिति से गुजरा हुआ है, और उन्होंने बताया भी कि सुखाराम कुछ ज्यादा टेंशन ना लिया कर, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत बढ़िया इंसान भी है, और हर युवा पीढ़ी और बुजुर्गों से वो रखते हैं, और उनका जो टेंशन है वो अच्छा है, हर आदमी से वो बड़ी निम्रता से बात करते हैं। तो आज हमने सुखाराम जी से बात करी और इनका जो जीवन में जो जिस तरह का संघर्ष रहा है, अगर हम बात करें तो शुरुआती जीवन से लेकर के अभी तक इनका संघर्ष रुका नहीं है, वही दौर चल रहा है अभी भी। और कहानी ये थी कि ये शुरू से ही सेना में जाने के इच्छुक थे, एनसीसी करी, अच्छी तैयारी करी, सिलेक्शन भी हुआ,
लेकिन हमारे देश की वर्तमान जो सरकार है, केंद्र सरकार, उनका एक फैसला था अग्निवीर को लेकर के, उसमें इनका चयन हो रखा था और इनके जैसे भी करीबन 1.25 से 1.5 लाख ऐसे परीक्षार्थी थे जिनका अग्निवीर ये लागू होने के बाद में जो पहले से चयन हो रखा था उनको वापस कैंसिल कर दिया गया था, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, वो वैकेंसी थी उनको उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था, उसका कोई मायने नहीं रखा और उसी के शिकार हुए थे, तुकाराम जी शिकार हुए थे। शिकार भी ऐसे हुए कि परिवार की स्थिति भी नॉर्मल थी, डिप्रेशन इनको भी था, फिर भी तैयारी करने के लिए बैठे भी, लेकिन फिर ये सोच लिया कि आजकल जो जिस तरह पेपर आउट हो रहे हैं, जिस तरह से स्कैम हो रहे हैं पेपर को लेकर के, तो कहीं ना कहीं फिर हमें धक्का ना लगे, इसलिए इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को बीच में छोड़ दिया। अब ये एक व्यवसाय कर रहे हैं। लंबे समय से डिप्रेशन में थे, फादर भी इनके डिप्रेशन में थे, फादर का भी अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले देहांत हो गया। अब बहुत ही दुखद घटना है कि सरकारों के कुछ एक फैसले ऐसे होते हैं जो बहुत सारे परिवारों को उनको अंदर से तोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे सामान्य परिवार हैं जिनके सपने हैं वो बिखर जाते हैं और वही अग्निवीर जो भर्ती है इसकी वजह से इनके परिवार के साथ में भी हुआ, इनके साथ में भी हुआ। अग्निवीर का अभी भी विरोध कर रहे हैं, अपोजिशन भी विरोध कर रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां उनके खिलाफ रैलियां भी कर रही है, राजस्थान में भी इसका विरोध हुआ था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई अमल अभी तक नहीं किया है। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे, जैसे इस तरह की कहानी आपने तुकाराम की अभी सुनी है, तो ऐसी कहानियां और भी होंगी जहां तक हम नहीं पहुंचे हैं। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, सेना को लेकर के सरकार को सख्त एक्शन लेने की बहुत बहुत जरूरत है। मैं तुकाराम जी को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका अभी इनका काम चल रहा है, होटल अभी घंटे भर के लिए बंद किया हुआ है और हमारे साथ में बैठे हैं, हमने इनका समय भी लिया और हम ये भी ऊपर वाले से ये गुजारिश करेंगे कि आपके साथ में जो हुआ है वो तो हो गया, लेकिन आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो और हम उज्जवल भविष्य की इनके लिए कामना भी करते हैं। राम राम।